के ऊपर विद द पाथ डिफरेंस। अब देखो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाता है विद द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 4। अब देखो मैंने क्या कर दिया, विद द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 4। टीचर ने आपको प्रोवाइड कर देना पाथ डिफरेंस। कैलकुलेट रिजल्टिंग इंटेंसिटी, कैलकुलेट रिजल्टिंग इंटेंसिटी। हमको यहां पर इसकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास दो वेव्स हैं जिनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज आई और 2i है, और ये जिस पॉइंट के ऊपर जा रही है वहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। मुझे इंटरफेरेंस से निकलने वाली इंटेंसिटी बतानी। तो मेरे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, आई प्लस ऑफ 2i प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ i अंडर रूट ऑफ 2i इनटू कॉस ऑफ, मेरे पास क्या आ गया 5। यहाँ पर 5 की वैल्यू हम किसके बराबर मान सकते हैं, जो 5 है वो हमारे पाथ डिफरेंस से निकलेगा। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे आएगा जरा चेक कर लेते हैं। मेरे पास 5 की वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई लैम्डा। अगर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू बोले तो डेल्टा एक्स आपके पास है लैम्डा बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसल, ये भी कैंसल होकर आपके पास कितना आ जाएगा, π/2। अब ये π/2 की वैल्यू हम कॉस के अंदर डाल देते हैं। तो जल्दी बताइए रिजल्टिंग इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी 3i प्लस ऑफ, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा प्लस ऑफ 0, क्योंकि कॉस ऑफ 90 0 होता है। तो इसकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आ गई, 3i के बराबर। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा हो कि हमने बेसिकली कंसंट्रेट दो चीजों पे करना है। एक कि लाइट जो है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है, दूसरा हमारे पास जो लाइट आपके पास आ रही है उस लाइट का हमारे पास फेज डिफरेंस कितना। बाकी इंटेंसिटीज और एम्पलीट्यूड ये गिवन होते हैं, फॉर्मूले में डालने और आपके पास आंसर आ जाता है। इसके बाद हम ये सीखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, हाइगन्स की थ्योरी के हिसाब से, हाइगन्स ने एक बात बोली कि अगर मैं इस फेज को जो फाई है इसको मैं फिक्स कर दूं या तो 2n पाई या 2n प्लस 1 ऑफ पाई, तो मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगी। ये भी हमने सीखा। हमने ये सीखा, आगे चल के मैं सारी आपको बात बता रहा हूं हमने क्या सीखा। क्या हमने ये सीखा कि ये दो लाइट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, ये दो लाइट वेव्स मिलकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। ये किसी जगह पे पहुंच के हमारे पास ब्राइट लाइट को प्रोड्यूस करती है, या फिर ये किसी जगह पे जाकर हमारे पास मैक्सिमा बनाती है, बहुत ब्राइट लाइट बनाती है, मैक्सिमा बना देती है। लेकिन ये कब होगा, ये हमारे पास होता है जब आपके पास फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर हो, या फिर हमने ये सीखा कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, n लैम्डा के बराबर। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है, एंड दैट विल बिकम a1 प्लस ऑफ a2। और हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो भी, क्योंकि लाइट ब्राइट हो जाती है वहां पर जाकर मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ i1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। लेकिन ये फेज एंगल और ये पाथ डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारे पास अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो वहां पर मुझे डार्कनेस नजर आती है। मैं इसको मिनिमा कहता हूं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव, यानी कि लाइट की एनर्जीज ऐड नहीं होती। और ये प्रिडोमिनेंट कब होता है, जब आप इंटेंसिटीज को इक्वल लेके चलते। और यहाँ पर फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई, या फिर जो पाथ डिफरेंस है वो मेरे पास क्या आ जाता है, n प्लस हाफ इंटू लैम्डा। लैम्डा इसकी वेवलेंथ है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड मेरे पास मिनिमम हो जाता है, एंड दिस विल बी a1 माइनस ऑफ a2। और मेरे पास यहाँ पर इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाती है, अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास
अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, हाइगन ने बोला कि ऐसे केसेस में हमारे को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्रस्ट के ऊपर यहाँ पर क्रस्ट आएगा, या फिर यहाँ पे ट्रफ के ऊपर आपके पास ट्रफ आएगा। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रस्ट के साथ, एक वेव के क्रस्ट के साथ दूसरे का ट्रफ ऐड होने लग जाता है। जब ट्रफ ऐड होगा, एनर्जी कहीं नहीं जाएगी आपके पास, और एनर्जी एक तरीके से बच्चे यहाँ पर आपको डार्कनेस, यहाँ पर एनर्जी एडअप नहीं होगी, ऊपर एडअप हो रही है और एम्पलीट्यूड जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर आपके पास एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, तो पार्टिकल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ की तरफ को जाऊं, और वो उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन को शो करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बच्चा हमारे पास यहाँ पर पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसमें टीचर का जो फेवरेट पार्ट है, वो फेवरेट पार्ट बच्चा हमारे पास है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की रेशो, या आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की रेशो जब I1 और I2 की रेशो गिवन। और यहाँ पर बार बार देखिए बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको टीचर सीबीएसई के अंदर पक्का पूछता है, दो फॉर्मूले। पहला, एक आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम की रेशो के, तो ये रेशो होती है अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाई I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे टीचर आपको I1 I2 की रेशो देता है, और ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर टीचर आपको I1 I2 की रेशो देगा और आई मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का बच्चे कि नेगेटिव मत लेके आ जाना आंसर। टीचर कई बार आपको पहला जो नंबर है वो छोटा दे देता है, कई बार दूसरा नंबर आपको जो है बच्चे वो बड़ा दे देता है, तो बच्चा नेगेटिव आंसर रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये वन ऑफ द रेपिटेटिव क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। दूसरी चीज यहाँ पे टीचर जो हमको पूछेगा, वो आपको पूछेगा आई मैक्सिमम और मिनिमम किसके टर्म्स में, एम्पलीट्यूड की टर्म्स में। तो यहाँ पर देखिए A1 प्लस ऑफ A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस ऑफ A2, और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। टीचर इसके बारे में भी बार बार बात करता है कि टीचर जानबूझ के आपको एम्पलीट्यूड देता है, और फिर वो आपको ये बोलता है कि जो एम्पलीट्यूड आपको गिवन है उसकी टर्म्स में बताओ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और डार्कनेस आपको कैसे नजर आए। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है। जी बोलो सर। ये डिस्ट्रक्टिव में फाई की वैल्यू 2n+1 हमेशा रहेगी या माइनस भी आ सकती है? देखिए हमारे पास यहाँ पर है, अब पॉइंट ये है कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो। कहने का मतलब है कि बच्चा आप थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो। अगर टीचर आपको किसी एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं देता, अगर टीचर आपको किसी एक्सपेरिमेंट का नाम नहीं देता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर टीचर सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जर्नल बात करोगे। लेकिन अगर टीचर स्पेसिफिकली किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या एक्सपेरिमेंट है, और जिस साइंटिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट को किया उसने वहां पर क्या बोला कि वहां पर आपके पास क्या -1 आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। तो जब टीचर किसी एक्सपेरिमेंट की बात करेगा, हम उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम वहां से डेविएट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, और इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए कल हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम, हमारे पास कौन सा एक्सपेरिमेंट है बच्चे, वी हैव द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वी हैव द यंग्स डबल स्लिट, आपके पास क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंट। सो वी हैव द यंग्स डबल स्लिट आपके पास एक्सपेरिमेंट, जिसको कॉमनली हम यहाँ पर YDSE भी बोल देते हैं कि दिस इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। और YDSE एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने इस चीज को कंफर्म किया। अब YDSE जैसा दिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है, और क्या क्या वो गलती हैं जो कि यहाँ पर आपको किताबों के अंदर दिखाई देंगी, जो क्या गलतियां कॉमन जो किताब वालों ने कर रखी है, क्या वो गलतियां हैं जो हमारे पास किताब वाले बताते हैं, उसको भी हम साथ साथ में देखेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
तो कल हमने ये सीखा कि इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक कार्डबोर्ड होता है, याद रखना बच्चों, यह हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कार्डबोर्ड होता है, याद रखना। इस कार्डबोर्ड के अंदर हम दो स्लिट्स बनाते हैं, दो स्लिट्स बनाते हैं, और ये स्लिट्स कैसी होती है, बच्चा बोलता है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। अब कैसे रेक्टेंगुलर शेप की होती है, अगर आप बात करें एसएल अरोड़ा की, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में आपके पास लंबी बना देता है, बिल्कुल गलत बात। एसएल अरोड़ा ने इसका डायग्राम बिल्कुल गलत बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, और आप यहाँ पर देखिए कि ये स्लिट ऐसे होती है, ये स्लिट इस तरीके से होती है, और यहाँ पर आपके पास ये स्लिट इस तरीके से होती है, ये याद रखना, ये स्लिट ऐसे होती है। यहाँ पर ये स्लिट का नाम S1 और यहाँ से S2, तो रेक्टेंगुलर होती है। सर अगर इसकी शेप चेंज की जाएगी तो क्या होगा, पैटर्न पे फर्क पड़ेगा, पैटर्न पे फर्क पड़ेगा, पैटर्न जरूर बनेगा, लेकिन फर्क पैटर्न के देखने के नजरिए में, क्या वो सिलेबस में, बिल्कुल आपके सिलेबस में। सर सीबीएसई के सिलेबस में 101% आपके सीबीएसई के सिलेबस में, जहां पे टीचर आपको बोलता है कि मैं स्लिट की शेप को चेंज करता हूं, और शेप को चेंज करने से पैटर्न कैसा नजर आए। और इसके सामने जो हमारे पास यहाँ पर आपके पास स्क्रीन रखी हुई है, वो भी एक कार्डबोर्ड है, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको एक पैटर्न नजर आता है। तो हमने कल ये सीखा कि ये जो स्क्रीन है और ये स्लिट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर है, कैपिटल डी के बराबर है। तो ये कैपिटल डी है। स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हमने बोला ये स्मॉल डी के बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास स्लिट्स के बीच का एक सेंट्रल पॉइंट है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये O है, और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमने कर लिया C, और इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, वही कैपिटल डी। और हम ये चेक करना चाह रहे थे कि स्क्रीन के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वाई डिस्टेंस के ऊपर, आपके पास सेंटर ऑफ द स्क्रीन से वाई डिस्टेंस के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है, जो पी पॉइंट पर पैटर्न बन रहा है, अगर वो मैक्सिमा है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये मिनिमा है तो इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो क्या कंडीशंस है कि पी पॉइंट पर मैक्सिमा यानी कि ब्राइटनेस आएगी, और क्या वो कंडीशंस है जिसके अंदर पी पॉइंट पर मिनिमा यानी कि डार्कनेस आएगी, और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर, आप कैसे पता करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या आप इन दोनों स्लिट में से अगर कोई लाइट वेव निकल रही है तो कैसे आप लोकेट करोगे, कहाँ कहाँ पर आपके पास मैक्सिमा बन रहा है और कहां कहां पर आपके पास मिनिमा बन रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये सेटअप आपको दिखाया नहीं जाता है। आपको जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक कार्डबोर्ड है, तो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड के अंदर मैंने दो स्लिट्स बना दी। स्लिट्स की आपको मैंने बता दिया बच्चे हम कैसे ले रहे हैं, उनकी अपनी अपनी एक विड्थ है, उनकी अपनी विड्थ है, और वो जो विड्थ है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है। और वो कैसा रेक्टेंगुलर है, ऐसा रेक्टेंगुलर है कि ऐसा रेक्टेंगुलर है। एसएल अरोड़ा कहता है वो ऐसा रेक्टेंगुलर है, गलत बात, ठीक है, वो आपके पास इस तरीके से ऐसे अलोंग इस तरीके से होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसके थोड़े सामने बच्चा हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक स्क्रीन को रख दिया, ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन आ गई। इन दोनों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में हमारे पास कोई ना कोई एक डिस्टेंस मौजूद है, जिसको हम कैपिटल डी बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्लिट आ गई भाई, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरी स्लिट आ गई। इन दोनों स्लिट्स के बीच का हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, लाइट वेव यहीं से निकलेगी, और इनके बीच में हमारे पास एक डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ द स्लिट्स और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है। और हम यहां से किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर देखना चाहते, कोई भी रैंडम पॉइंट, अगर ये मैक्सिमा हो गया तो मतलब क्या हुआ, और अगर ये मिनिमा है तो इसका मतलब क्या है। तो एक वेव हमारे पास ऊपर वाली स्लिट से जा रही है, और एक वेव हमारे पास नीचे वाली स्लिट से जा रही है, और ये भी पता लग रहा है कि ये दोनों की दोनों स्लिट्स जो हैं, इनमें से जो वेव निकल रही है वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, इनके बीच में हमारे पास पाथ डिफरेंस। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि स्लिट्स और इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, आपके पास कैपिटल डी के बराबर। तो मेरे पास ये आ गया स्मॉल डी,
ये मेरे पास आ गया कैपिटल डी, ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये सेंटर ऑफ दीज टू स्लिट्स है S1 और ये S2, ये ध्यान रखना। और फिर मेरे पास ये P पॉइंट है और ये P पॉइंट सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितनी ऊपर है, तो ये हम बोलते हैं कि जी सेंटर ऑफ स्क्रीन से ये हमारे पास वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ है, तो वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। इसको लोकेट करना है, इसको लोकेट करके ये बताना है कि आप ये बताएं कि अगर ये वाई डिस्टेंस ऊपर है, अगर ये मैक्सिमा हो गया तो ये कितनी दूर होगा, और अगर ये मिनिमा है तो ये सेंटर से कितनी दूर होगा। तो एक तरीके से मैं सेंटर को क्या मान के चल रहा हूँ, ओरिजिन मान के चल रहा हूँ, 0 0 यानी कि ओरिजिन। और फिर हमने देखा इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास आ गया थीटा। अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी पता लग रहा है कि इनका जो पाथ डिफरेंस है, मैं इसको m का नाम दे देता हूं, जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। और यहां पर साइन थीटा और टेंजेंट थीटा बराबर मानेंगे, एंगल बहुत छोटे हैं, तो हमारे पास साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट थीटा के बराबर है और टेंजेंट थीटा अप्रोक्सीमेटली y अपॉन कैपिटल डी के बराबर, तो y अपॉन कैपिटल डी के बराबर है। अब ऊपर से वेव जा रही है, नीचे से वेव जा रही है, आ गया इनके बीच में पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस से अब ऊपर, तो अब आप बोलोगे सर कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई सर, आप कैसे कंफर्म करोगे कि ये मैक्सिमम है? मैं बोलो मैं तो नहीं कंफर्म कर सकता कि ये मैक्सिमम है। सर आप कैसे कंफर्म करोगे कि मिनिमम है? भैया मेरे तो बस की बात नहीं और किसी के भी बस की बात नहीं है ये, कि ये पता कर सके कि यहाँ पर आप सिर्फ कयास लगा सकते हो, आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, अगर हुआ तो इफ की बात आ रही कि इफ P इज द मैक्सिमम, P इज द मैक्सिमम। तो हमने ये सीखा कल, ये हमने कल सीखा, ये सीखा बच्चा हमने कि इफ अगर मेरे पास यहां पर P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसका मतलब क्या होगा? इफ P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं किसकी, सेंट्रल आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो हम यहां पर लोकेशन ऑफ मैक्सिमा निकाल रहे हैं ऑन द स्क्रीन, तो लोकेशन ऑफ द मैक्सिमा ऑन दी स्क्रीन हम निकाल रहे हैं, जहां जहां पर ये लाइट मिलकर क्या कर रही है, आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, P इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा। इफ, ये भी पॉइंट है, इफ जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मेरे पास डी साइन थीटा, अब याद करो हमने शुरुआत कहां से की थी, डी साइन थीटा जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर होगा। मैंने क्या बोला, यहां पर ये y पॉइंट कुछ भी हो सकता है और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली y बाई डी, तो मैंने बोला यहां पर डी y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। सो लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ द nth मैक्सिमा, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, तो इसको yn कर देते हैं एंड दिस विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो पहले लेवल के क्वेश्चन आपको बार बार टीचर इसमें पूछेगा कि आप बताओ लोकेशन कहां पर है, 10th कहां पर है, 11th कहां पर है, जहां पर n की वैल्यू आपके पास 0। अगर n की वैल्यू 0 है तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, n की वैल्यू 0 का मतलब y भी क्या हो जाएगा, आपके पास y भी क्या हो जाएगा 0, y 0 कहां पर होगा, C पे, और इस पॉइंट को हम यहां पर क्या बोल देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, आपकी क्लास में से एक बच्चे का देखिए, मैं इस बात पे यकीन करता हूं कि अगर कोई बच्चा कोई भी चीज बोलता है, आई हैव गॉट अ बैच जिसके अंदर जो है बच्चे ने एक चीज को बार बार पूछा, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हम जो इसको मना कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। वो +1 का बैच है, एक चीज को उस बच्चे ने 2 से 3 बारी लगातार हर दिन पूछा, मैंने उसको बताया कि बेटा देख, तेरे को थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी और ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। एक प्रेशर बच्चा आपके पास, अभी आप समझने की कोशिश करो, 3 तारीख को अगर आपके स्कूल खुल जाते हैं, अगर 3 को आपके स्कूल खुल जाते हैं, सबसे पहला काम स्कूल आपके प्री बोर्ड लेगा। दूसरा काम बच्चे, अगर वो आपके प्री बोर्ड लेता है
और वो उसके चांसेस हैं क्या वो प्री बोर्ड लेगा तो वो ऑफलाइन मोड के अंदर लेगा। ऑफलाइन मोड के अंदर क्योंकि हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे के स्कूल से मैसेज भी आ गया हो कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट जमा करा दो। ऐसा अगर आया हुआ है तो बच्चे ठीक है, अगर नहीं आने वाला तो आप समझने की कोशिश करो 3 तारीख को अगर आपके स्कूल खुलते हैं तो आप 10 या 11 से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके स्कूल वाले प्री बोर्ड डाल देंगे, क्योंकि अभी टीचर फ्री है तो उन्होंने बोल दिया कि आप प्री बोर्ड का पेपर बनाओ, तो प्री बोर्ड का पेपर डल जाएगा। 10 या 11 के बाद प्री बोर्ड के पेपर के बाद प्रैक्टिकल, और फिर बच्चे आप समझने की कोशिश करो बोर्ड भी ये चाहेगा कि इससे पहले कोरोना वायरस का कोई नया वेरिएंट आए, इसी 2-3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर इनफैक्ट आपके पेपर कंप्लीट कर दिए जाए। ठीक है, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि टाइम आपके पास बहुत बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टाइम है, इतना ज्यादा टाइम, क्योंकि इसी के अंदर आपका एनडीए का भी पेपर होना है, इसी के अंदर केवीपीवाई भी होना है, इसी के अंदर बाकी सारे पेपर भी होना है। अभी जेई की डेट भी निकलने वाली, नीट की, और नीट का तो कल मैंने बता दिया 611 से नीचे कुछ नहीं मिला, जनरल कैटेगरी में कुछ नहीं मिला, 611 720 का टोटल पेपर होता है, 611 से नीचे कुछ नहीं मिला, कट ऑफ ही उतनी गई। और तब जब हम बोलते थे कि 600 वाला जो बच्चा होता है, 600 प्लस वाला बच्चा जो होता है वो अबव देन एवरेज होता है, 500 से 600 वाला बच्चा, 550 से ऊपर वाला बच्चा हम बोलते थे कि वो एवरेज है, यानी कि हम बोलते थे 500 से नीचे वाला बच्चा अगर हम बोले तो बोलते थे बिलो एवरेज। अब आप देख लो क्राइटेरिया चेंज हो गया, और वो भी तब जब आपके पास पिछले 2 सालों में सरकार को भी पता है कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बच्चों के पास टीचर का एक्सेस लिमिटेड था और कट ऑफ बच्चे आपके पास 611 चले गए। इससे आपको इंडिकेशन होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। और अब तो बच्चे यूनिवर्सिटीज के पेपर भी कॉमन कर दिए गए, और वहां पर भी अब सीबीएसई के मार्क्स नहीं, एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब आप में से कोई बच्चा पेपर भरेगा, आपको बोला जाएगा भैया तुम्हारी जो सीट निकली है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में निकली है, जाओ पढ़ लो वहां जाकर। तो बोलते मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता, बोलते नहीं, आसाम का कोई बच्चा था टैलेंटेड, उसने सीट निकाल दी, वो यहाँ के आके पढ़ेगा, तुम जाओ वहीं पे पढ़ने के लिए। या कोई बोलेगा चले जाओ अब केरल साइड पे चले जाओ, या ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर आप जाना नहीं चाहते, क्या करोगे, है ना। तो बहुत आपके पास यहाँ पर बच्चे बहुत कंडीशन आपको अब ध्यान रखना चाहिए भाई, ऐसा लिमिटेड टाइम भी है और कंपटीशन घटा नहीं है, इनफैक्ट बढ़ गया, इनफैक्ट बढ़ गया, क्योंकि जो बच्चे घर पे रहे हैं, जो बच्चे 2 सालों से, जैसे आप भी घर पे रहते हो, तो घर पे रहे तो उन्होंने ज्यादा पढ़ाई की है, उन्हें ज्यादा, 3 बच्चों ने 720 मार दिए बेटा, बहुत बड़ी बात है। और ये 700 से अब पता नहीं कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्होंने पढ़ाई किया तो वो कट ऑफ ऊपर लेके गए। और आपको क्या लगता है आपके बैचेस में भी ऐसे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन का, जिन्होंने मतलब कि उखाड़ दिया बच्चे, सब कुछ, सब किताबें पढ़ डाली, क्योंकि स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने बहुत पढ़ाई की। कहां पर रहेगी बात बच्चे, कल को अगर आप पेपर देने बैठोगे तो पेपर के अंदर बच्चे आप ये समझिए कि पेपर के अंदर पेपर को के क्वेश्चंस का लेवल कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिंपल फैक्ट रख रहा हूं, और फैक्ट को समझने की कोशिश करो। जब कोई पर्सन कोई चीज बताता है, बिल गेट्स ने, जैसे अब के लोग बोलते हैं कि बिल गेट्स की वजह से शायद से बीमारी आई है, तो बिल गेट्स ने बहुत साल पहले कह दिया था कि भाई व्हाट विल हैपन इफ द वायरस विल कम। सच है झूठ है कि उसने करवाया नहीं करवाया, लोग अलग 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 बातें करते हैं, लेकिन पॉइंट है उसने बताया तो था। और वो अगर उसने बोला था कि हमें एक टास्क फोर्स चाहिए जो कि इसको एनकाउंटर कर सके, तो लोगों ने बोला कि वैसे कोई बिजनेस वगैरह की बात कर रहे, लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दे रहे हैं ना, हाँ या ना। जैसे कि अगर कोई पर्सन ये बोल देता कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बंदा ध्यान नहीं देता है, जब वो ध्यान देता है तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो इस वजह से लेट नहीं करना बच्चे, आप प्रेशर प्रेशर इतना आ जाएगा आपके ऊपर कि आपको लगेगा कि क्या करे, ये करे वो करे, ये करे वो करे, तो इस वजह से साथ साथ कंप्लीट करते चलो। अगर n की वैल्यू 0, यानी कि मेरे पास n की वैल्यू का 0 का मतलब ऐसा मैक्सिमा यहां कहीं पर बन रहा है इस सी पॉइंट के ऊपर, ये सी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा को सेंट्रल मैक्सिमा कह देते हैं। नाउ सेंट्रल मैक्सिमा हैज नथिंग टू डू विद द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखना। सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास कहां बनेगा,
वेयर पाथ डिफरेंस इज 0, जहां पर आपके दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है, वहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। कई बच्चे बोल देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा सर कहां बनता है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, तभी तो नाम सेंट्रल मैक्सिमा। अरे नहीं यार, ऐसी चीजें नहीं सोचनी। ये वहां बनता है जहां पाथ डिफरेंस 0 है, यानी कि दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं। ये बड़ा सिंपलीफाइड वर्जन है, बड़ा सिंपल सा वर्जन है, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर दोनों वेव्स S1 और S2 में इक्वल डिस्टेंस कवर करके आ रही हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बन गई। फिर मेरे पास n की वैल्यू 1, तो मेरे पास दूसरा मैक्सिमा बनेगा लैम्डा d बाई डी पे। हाँ, ये ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा, क्योंकि वेव जैसे ऊपर इंटरफेयर कर रही है वैसे नीचे भी। कई बच्चों को लगता है ऊपर ऊपर ही बनता, नहीं, ये स्क्रीन के ऊपर भी बनता है, स्क्रीन के निचली तरफ भी बनता है। और इसको अब हम बोल देते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर लैम्डा डी बाई, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, अगर हम बात करें कि व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, तो हम बोल देते हैं दिस इज द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमास। और ये हमारे पास लैम्डा डी बाई डी। अब टीचर इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, तो वैसे भी बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। अगर मैं डी को छोटा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ बड़ी हो जाएगी, है ना। जितने सोर्स पास होते जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी। सोर्सेस दूर दूर बना दूंगा, स्मॉल डी को अगर मैं बड़ा कर दूंगा फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी। अगर मैं कैपिटल डी को चेंज करूंगा फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। रेड कलर की जगह ग्रीन कलर लेके आ जाऊंगा, फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजें टीचर इसमें से पूछेगा। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन डी, एंड दिस विल बिकम, और ये मेरे पास क्या बन जाता है, शाबाश बताओ, दिस विल बिकम सेकंड मैक्सिमम। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, सेकंड मैक्सिमम। तो ये चीजें सबसे पहले तो हमें कंट्रोल में आनी चाहिए, और ऐसे आप बहुत सारी मैक्सिमा बना सकते हो, देख सकते हो। जितनी भी बच्चे स्क्रीन जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतने ज्यादा आप मैक्सिमा यहाँ पर देख पाओ। कितने मैक्सिमा बन पाएंगे वो एक अलग क्वेश्चन है, उसको बाद में डील करते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाता है, लोकेशन ऑफ द मिनिमम। अब पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट गर्व अब मुझे पता होना चाहिए। जब लोकेशन ऑफ मिनिमा निकालने गए तो एक प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि सेंट्रल मिनिमा नहीं बना, यंग से नहीं बना उनसे बच्चे आपके पास, क्योंकि वो बड़े कंट्रोल्ड वे के अंदर, बड़ा आइडियल, बड़े सोफेस्टिकेटेड वे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनसे कभी भी सेंटर के ऊपर मिनिमा नहीं बना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक कम, मतलब कि वहां पर एक कम मिनिमा बनेगा या एक एक्स्ट्रा मैक्सिमा बनेगा, जिसका नाम उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा रखा। और हमारे पास यहाँ पर इफ P, यही P पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा या डार्कनेस, इफ P इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर ये मेरे पास मिनी की माँ का आपके पास पॉइंट है, तो इसका मतलब उन्होंने एक बात बोली कि d sin थीटा इज इक्वल टू n। अब गर्व यहाँ पर -½ इंटू लैम्डा है, और उनके पीछे उनकी सोच थी। उन्होंने बोला कि एक इसमें केस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला कि जैसे यहाँ पर तो n कहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पर n कहाँ से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर नहीं, उन्होंने बोला यहाँ पर n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। वही साइन थीटा y बाई डी अगर हम डाल देते हैं, तो मेरे पास लोकेशन ये nth किसकी बच्चे, मिनिमा की, ये मेरे पास आ जाती है n-½ इंटू लैम्डा, और यहाँ पर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये मेरे पास है। 5 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक्सप्लेन करो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, और बच्चे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा फ्रिंज विड्थ क्या है एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये अगर 1 है तो 1 -½ तो ½ इंटू लैम्डा d अपॉन डी। अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल देता हूं तो y इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा d अपॉन बच्चे हमारे पास यहाँ पे d। अच्छा, ये बात समझ में आती है। और ऐसे करते करते स्क्रीन के ऊपर मेरे पास मिनिमम यानी कि डार्क स्पॉट्स बनते जाएंगे।
आपके पास ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, डार्क स्पॉट बच्चे हमारे पास यहाँ पर बनते जाते हैं। अब ध्यान से समझ, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू हाफ, फिर 1, फिर बच्चे 1.5, फिर 2। तो क्या पता लग रहा है हमको, ये पता लग रहा है कि आपके पास पहली बार मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा बनता है। मतलब कि ये चीज पता लगी, यहाँ पर मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा बना। नीचे भी सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर बच्चे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऑल्टरनेट। ये देख के देखिए ना, आपके पास लोकेशन से पता लग रहा होगा। 0 के बाद हाफ आता है और आपके पास हाफ के बाद 1 आता है, 1 के बाद 1.5 आता है, 1.5 के बाद 2 आता है। सो हमको यहां से एक चीज ये तो पता लगी, और साथ ही साथ यहाँ पर भी फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर है, तो फ्रिंज विड्थ यहां से भी जब कैलकुलेट की गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितने के बराबर आ जाती है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई आपके पास स्मॉल डी। तो ये फ्रिंज विड्थ आपके पास आ गई। मेरे पास इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन थे, तो कोई बच्चा बता सकता है कि क्या क्या कंक्लूजन थे। तो सबसे पहला कंक्लूजन तो ये आया बच्चा हमारे पास, द लाइट, जो आपके पास लाइट वेव्स from the coherent sources, जो कोहेरेंट सोर्सेस से हमारे पास लाइट जा रही है बच्चे, is making interference pattern on the screen। ये इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रही है किसके ऊपर, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। अब ये पैटर्न है क्या, कोई बच्चा बता सकता है, ये पैटर्न आपके पास है क्या, कोई बच्चा बता सकता है। मैं बता देता हूँ ये पैटर्न क्या, ये पैटर्न बहुत सिंपल सा, और ये पैटर्न हमारे पास क्या बच्चे, दे पैटर्न इज, अब ध्यान से समझना, द पैटर्न इज, जो पैटर्न है आपके पास बच्चे, इज द ऑल्टरनेट, ये हमारे पास ऑल्टरनेट डार्क, the alternate dark and the bright fringes, the alternate dark and the bright fringes separated by a constant distance, separated by the constant distance। तो उसने ये बोला, उसने ये समझाने की कोशिश की कि हमारे पास जो स्क्रीन है, अगर आप उसके अंदर से देखते हो, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, आपके पास एक ब्राइट स्पॉट, ये बिल्कुल ब्राइट है। उसके बाद बच्चे आपको डार्कनेस नजर आती है, ये डार्कनेस है। फिर आपको क्या नजर आएगा, एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। फिर आपको क्या नजर आएगी, डार्कनेस नजर आएगी। और फिर आपको ब्राइट, आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप नजर आएगी। तो जहां पर बच्चे ये हमारे पास है, ये डार्क है जो कि मिनिमम, ये भी आपके पास मिनिमम, और बीच में हमारे पास मैक्सिमम। और फिर यहाँ पर आपके पास ये डार्क स्ट्रिप नजर आई, जहां पे लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, लाइट आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। फिर ब्राइट है, और फिर मेरे पास यहाँ पे डार्क है, और यहाँ पर लाइट आपके पास क्या कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, एंड सो ऑन। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपके पास डार्क लाइट आपको नजर आ रही है, यहाँ पर डार्कनेस नजर आ रही है, ये किसकी लोकेशन है, मिनिमा की, ये आपके पास मिनिमा की लोकेशन है। और जहां पर आपको ये ब्राइट लाइट नजर आ रही है, जहां पर लाइट आपको नजर आ रही है, तो उसने बोला ये हमारे पास क्या बच्चे, मैक्सिमा। तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेट मिलता है, ये हमको ऑल्टरनेट मिलता है, ऊपर नीचे आपको मिलता है। यहाँ पर दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको आप बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई डी बोल देते हो, आप उसको लैम्डा डी बाई डी बोल देते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आपके पास आ गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा और फोकस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि आपने बताना है इफ, अगर मेरे पास इफ लैम्डा इज इक्वल टू, मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम है बच्चे आपके पास,
ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। और मेरे पास कैपिटल डी जो है हमारे पास मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। और मेरे पास यहाँ पर जो स्मॉल डी है बच्चे, दैट इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। ये 3 मिलीमीटर है बच्चे, हमारे पास 3 मिलीमीटर है हमारे पास। कैलकुलेट, पहली चीज है बच्चे, कैलकुलेट आपको करना है यहाँ पर, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द, कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेकंड आपके पास ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज की आपको लोकेशन बतानी, नंबर 1। नंबर 2 बच्चा, आपको यहाँ पर कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज, मुझे फोर्थ डार्क फ्रिंज की लोकेशन बतानी। एंड लास्ट वन, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, मुझे यहाँ पर फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करके बताना है, मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि इसकी फ्रिंज विड्थ आपके पास किसके बराबर होगी। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चा हमारे पास कैसे होगी। तो मेरे पास यहाँ पर लोकेशन ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो मेरे पास लोकेशन है तो y, मैं b कर देता हूँ, ब्राइट है और सेकंड है तो 2 लैम्डा d अपॉन d, मैंने सीधा फॉर्मूला n लैम्डा d बाई d को यूज कर लिया। तो मेरे पास 2 इंटू लैम्डा 3000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10, और हमारे पास कैपिटल D 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल d 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1000, ये 1000 है, और हमारे पास 2 इंटू 2 4। अब बस 10 की पावर को आपने क्या करना, मैनेज करना, ये 3 और आपके पास 3 एंड -10 -2 प्लस ऑफ 3। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी लोकेशन y इज 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन 6 माइनस ऑफ 12, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं 4 माइक्रोमीटर। तो ये लोकेशन आ, देखो कितनी छोटी छोटी जगहों पर ये बनती है, और ये बनती जरूर है। और दूसरी चीज है लोकेशन ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बच्चों को थोड़ा परेशान करेगा। इसका फॉर्मूला n माइनस हाफ इंटू लैम्डा d अपॉन d, ये हमारे पास ऊपर वाली टर्म से देखा जा सकता है। अब n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो मेरे पास 4 माइनस हाफ इंटू लैम्डा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब मैं सीधा -7 कर देता हूँ क्योंकि 10 की पावर -10 प्लस ऑफ 3 -7 इंटू हमारे पास 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास 3 मिलीमीटर 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारे पास कैंसर, और यहाँ पर मेरे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास 8 माइनस 1, तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस यहाँ पर आपके पास 9 प्लस ऑफ 3, तो -9 प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 6। तो ये अब बताओ कितनी दूर बन गई, 7 म्यू मीटर, और ये कहां से बन रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना ये तो सबसे आसान, क्योंकि फ्रिंज विड्थ आप बताओ कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, आपके पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, तो लैम्डा मेरे पास 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, डी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, और स्मॉल डी, अब बताओ स्मॉल डी किसके बराबर है, स्मॉल डी हमारे पास है यहाँ पर 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये कैंसिल, और फ्रिंज विड्थ मेरे पास कितना आएगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, यानी कि 2 माइक्रोमीटर। तो ये मेरे पास आंसर है। फॉर्मूलों की गेम है, अगर मुझे फॉर्मूले क्लैरिटी से पता है तो मैं क्वेश्चन को करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा, लेकिन अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं फॉर्मूलों में फंसता जाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि जो फॉर्मूला मैं देख रहा हूं वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। इसको बच्चे हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ निकालना, लोकेशन निकालना, या बाकी की चीजें निकालना। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट जो टीचर आपको पूछता है वो पूछता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
अब टीचर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या होती है, इसको निकालना है। मेरे पास बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन आपके पास क्या आ जाती है, स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन आपके पास स्मॉल डी। अब ध्यान से समझना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज बीटा अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है, बीटा अपॉन आपके पास कैपिटल डी, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड स्मॉल डी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये याद रखना है। तो हम बोलते हैं ये मेरे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। अगर मेरे पास ये एक स्लिट आ गई, मेरे पास यहाँ पर दूसरी स्लिट आ गई, और ये सामने की तरफ मेरे पास क्या आ गया, एक स्क्रीन आ गई, ये हमारे पास स्क्रीन है, और यहाँ पर मेरे पास कोई फ्रिंज है, मान लो कि ये मेरे पास फ्रिंज बन रही है, ये ब्राइट फ्रिंज है, तो यहाँ पर मिनिमा, ये भी मिनिमा। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, दो मिनिमा के बीच में, तो आप बोलते थे बीटा। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी के बराबर। तो ये देखिए बच्चे हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है अल्फा। अब एंगल किसके बराबर होता है, तो हम बोलते हैं जी आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बीटा हो गया, रेडियस कैपिटल डी, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है जिसको हम अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चे क्योंकि टीचर इसको 1 मार्क्स में पूछता आ रहा है और आगे भी पूछेगा, और वो आगे भी पूछेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम, द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज ऑफ मीडियम, यानी कि अगर मैं मीडियम को चेंज करता हूं, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ, इफ आई चेंज द मीडियम व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, इफ द मीडियम इज चेंज्ड, इसको टीचर बहुत अलग अलग तरह से बोलता है कि मैंने YDSC एक्सपेरिमेंट को किसी लिक्विड में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यदि मीडियम इज चेंज्ड, अगर मीडियम को मैं चेंज कर देता हूं, मीडियम इज चेंज, देन न्यू फ्रिंज विड्थ, तो आपकी फ्रिंज विड्थ जो उस मीडियम के अंदर होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, द फ्रिंज विड्थ इन द एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, divided by refractive index of medium 1 upon mu lambda जो बच्चे आपके पास एयर के अंदर है, और मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी जो कि स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, अपॉन आपके पास यहाँ पर स्मॉल डी। क्वेश्चन, सपोज कि टीचर बोलता है कि इफ, अगर मेरे पास बीटा इज द फ्रिंज विड्थ विच इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर एंड YDSC और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इमर्स्ड इन लिक्विड, इसको मैंने इमर्स कर दिया इन द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, कैलकुलेट न्यू फ्रिंज विड्थ, कैलकुलेट न्यू फ्रिंज विड्थ। मुझे यहाँ पर न्यू फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है, मुझे यहाँ पर नई फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करना है। तो अब मेरे पास नई फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ इन द मीडियम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एयर की फ्रिंज विड्थ बीटा इन द एयर डिवाइडेड बाय म्यू, तो बीटा इन एयर 2 मिलीमीटर है और म्यू आपके पास 3/2 है, तो दिस विल बी 4/3 मिलीमीटर, तो 4/3 मिलीमीटर का मतलब 1.33 मिलीमीटर के आसपास इसकी फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो हमारे लिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि YDSC एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ बनती है, लोकेशन हमारे पास हो जाती है, ये सारी की सारी चीजें हमें रटी हुई होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, आप में से किसी बच्चे को पता है हाइपरबोला कैसे बनता है, कोई भी बच्चा हाइपरबोला कैसे बनता है, जी कोई भी बच्चा हाइपरबोला कैसे बनता है, मैथ्स के जो बच्चे खासकर बताएं कि मेरे पास अगर हाइपरबोला बनता है तो उस हाइपरबोला बनने की क्या वजह होती है, उसमें एसिम्पटोट्स होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स होती है, फोकस होती है, इतनी बात सही है, नॉर्मल भी होता है, टेंजेंट भी होता है, ये भी आपको पता है, इसके क्वेश्चन है आपके पास कोनिक सेक्शन के अंदर। अब आप में से कोई बच्चा बताए
बनता कैसे हाइपरबोला? जी बताएं। देवेश, सक्षम, ज्ञान, यथार्थ, बताओ कैसे बनता है? बोलो कैसे बनता है? अरे यार हद है। चलो मैं बता देता हूँ। हमारे पास बच्चे एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, DIRE और CTIX, डायरेक्ट्रिक्स। और बच्चा हमारे पास ये एक एक्सेस आपके पास यहाँ पर भी होती है, फोकस करने। और फोकस करने का मतलब है मेरे पास यहाँ पर दो फोकस होते हैं, हाँ या ना? यहाँ पर मेरे पास एक फोकस होता है F1 और ये बच्चा हमारे पास फोकस होता है F2। ध्यान से सुनिए। अब डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन कोई बच्चा बताएगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज होती है? डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज होती है? बोलो कोई बच्चा बताए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज होती है। कोई बच्चा अगर मुझे बता देगा तो मजा आ जाएगा। बोलो शाबाश। बोलो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? बच्चों तुम मेरी नाक कटवाओगे, नाक कटवाओगे तुम। क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स? चलो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स से बच्चे फोकस का डिस्टेंस सेम होता है कि डिफरेंट होता है? बताओ शाबाश। सेम होता है कि डिफरेंट होता है? बोलो। तो हमारे सेम पास होता है। सेम होता है। ये देखिए बच्चा, हमारे पास ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों तरफ से डिस्टेंस आपके पास सेम होता है। अब एक बात बताओ बच्चे कि हमारे पास एक हाइपरबोला बनता कैसे? आपके पास एक हाइपरबोला बनता कैसे? अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोलते हो सर कि हमारे पास कोई एक ऐसे पॉइंट्स, कलेक्शन लोकस ऑफ एक ऐसे पॉइंट है जिसका डिस्टेंस F1 और F2 से उस पूरे लाइन के ऊपर क्या रहता है? वेरिएबल होता है कि सेम रहता है? बताओ शाबाश। वेरिएबल होता है कि सेम रहता है? बताओ सेम शाबाश। रहता है। सेम रहता है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास हाइपरबोला एक ऐसी चीज है जिसके अंदर F1 और F2 का डिस्टेंस इस पूरी लाइन पे जो मैंने ड्रॉ की, ये आपके पास हर जगह पे क्या रहेगा? सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? तो आंसर है सेम रहेगा। ये हमारे पास सेम रहेगा। ये मैथ्स वाले बच्चे इसको समझ पाते हैं कि यहाँ पर आपके पास इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस आपके पास सेम रहेगा, ये वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। मेडिकल वाले बच्चों को ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिफाई करें। ये पॉइंट क्लियर होगी? ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? क्लियर है बच्चे? क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस सर। अब ध्यान से सुनो। अब ध्यान से बच्चे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चे, और मैं क्या करने वाला हूं आपको बहुत मजा आएगा इसमें। मेरे पास यहाँ पर अब ये S1 है। अब आप देखो, मैंने इसको रेक्टेंगुलर स्लिट नहीं बनाया, मैंने इसको होल बना दिया। रेक्टेंगुलर स्लिट होगा तो क्या होगा उसको बाद में देखते हैं। ये मैंने दो होल बना दिए, पिन होल, वही दो सोर्सेज हैं, उनको ऐसे बना दिया। पहले ये होल आपके पास क्या थे? ऊपर नीचे, मैंने लिटा दिया और फिर मैं इनको सीधा करके बताऊंगा कि आपको पैटर्न कैसा नजर आएगा। और यहाँ पर ये दोनों सोर्सेज हैं, और लाइट जब हमारे पास चलती है तो जैसे मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, क्योंकि जो शीट है बच्चे, जो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन है, वो ऐसे नहीं है। वो स्क्रीन तो ऐसे है बच्चे हमारे पास, है ना? वो स्क्रीन तो 2 डायमेंशनल है। तो हमारे पास जब यहाँ पर लाइट पहुंच रही है, तो अगर इनके बीच में मान लो लैम्डा का फेज डिफरेंस है, तो जहां जहां पर ये लाइन का लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा, वहां वहां पर क्या बनेगा बच्चे? हमारे पास मैक्सिमा बनेगा। यानी कि वो पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। और हमारे पास यहाँ पर, अब ध्यान से समझना, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मान लेता हूँ। यहां से और यहां से, अब यहां से और यहां से आपके पास डिस्टेंस सेम है। ये पता है क्या बन गया? बताओ क्या बन गया? क्या बना? बताओ। n=0 क्या बना आपके पास? यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। क्या बना? शाबाश, बताओ डायरेक्ट ना। गलत बात। सेंट्रल मैं मैक्सिमा। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, कैसे बोला? सही बोला एक बच्चे ने। यहाँ पर बताओ कि n=0 पे क्या बन रहा है बच्चे हमारे पास? बोलो सेंट्रल मैक्सिमा। ये बच्चे सेंट्रल मैक्सिमा वाली लाइन आ गई, मतलब इसके पीछे जो स्क्रीन रखी होगी वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से समझना, मैं यहां पर कहीं पर आ जाता हूं। अब ये वाला यहां से डिस्टेंस, अब देखते रहना, और ये वाला डिस्टेंस हम थोड़ा सा ऐसा करके बना लेते, क्या फर्क पड़ता है? अब यहां पर आपके पास इनके बीच का पाथ डिफरेंस आ रहा है कोई? हाँ या ना? आ रहा है पाथ डिफरेंस? ये देखो पाथ डिफरेंस आ रहा है कोई? आ रहा है ना पाथ डिफरेंस? अब इस पाथ डिफरेंस पे हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? कोई मैक्सिमा बनेगा।
फर्स्ट मैक्सिमा बन गया। लेकिन ये पाथ डिफरेंस ऊपर और नीचे सब जगह पे कांस्टेंट और S1 और S2 का हर जगह पे कांस्टेंट है, तो टेक्निकली ये बात हमारे पास रिलेट हो जाती है कि मैथमेटिकली यहाँ पर जो भी मैक्सिमा बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, n इज इक्वल टू 1। ऐसे आप थोड़ा और आगे की तरफ को चले जाते हो, पाथ डिफरेंस थोड़ा और बढ़ गया, तो पाथ डिफरेंस अगर और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आपको दूसरा मैक्सिमा बनेगा, तो ये दूसरा मैक्सिमा भी आपके पास कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर भी ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा और ऐसा बन जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? तो अब आपने करना क्या, बड़ी चालाकी से ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप S1 और S2 को ऊपर ले जाओ, ऐसे इसको, जो आपको S1 और S2 ऐसे नजर आ रहे हैं ना, इनको ऐसे करके देखो, तो बताओ आपको सामने वाली स्क्रीन पे पैटर्न कैसा नजर आएगा। मैं बताता हूँ कैसा पैटर्न नजर आएगा, देखिएगा। अब आपने करना क्या है, उसने बोला गया कि अगर ये S1 और S2 ऊपर नीचे आ जाए तो अब आपको पैटर्न कैसा नजर आएगा। तो बोला कि इस पैटर्न को आप उल्टा कर दो, इसके साथ साथ इसको भी रिवॉल्व कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर एक एक्सेस लगाकर इसको गोल घुमा दूं ऐसे कि S1 ऊपर चला जाए और S2 नीचे आ जाए, तो ये सारा का सारा पैटर्न भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको अब स्क्रीन पे कैसा पैटर्न नजर आएगा, आपको ऐसा पैटर्न नजर आएगा, ऐसा पैटर्न नजर आएगा, ऐसा पैटर्न नजर आएगा, ऐसा पैटर्न नजर आएगा। आई बात समझ में? तो इससे हमको क्या पता लगता है कि अगर S1 और S2, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर S1 और S2 ऊपर नीचे, याद रखना ऊपर नीचे, अगर S1 और S2 ऊपर नीचे हैं तो आपको ये वाली जो स्क्रीन पे पैटर्न ऐसे नजर आएगी। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, ये दोनों स्लिट्स पिन होल के साइज की है, मतलब एक कार्डबोर्ड लिया उसमें पिन मार दिया आपने, उस साइज के, तो आपको ये पैटर्न ऐसा नजर आएगा। और इसका मतलब जो कर्व बनते हैं वो हमारे पास कैसे बनते हैं बच्चे, आप बस बताओ, हाइपरबॉलिक बन जाते हैं। अब पॉइंट है, अगर मैं इस स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से समझना, इसके अंदर मैं इन दोनों को ऐसे रखूं और फिर पैटर्न की उम्मीद करूं, तो बताओ पैटर्न अब कैसा बनना चाहिए, क्या लगता है? अब सेंट्रल मैक्सिमा ऐसा बनेगा और बाकी का पैटर्न ऐसा बनेगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? बाकी का पैटर्न ऐसा बनेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एनसीईआरटी इसको डिस्कस करती है और एसएल अरोड़ा वगैरह, खैर वो तो बच्चे बहुत ही अलग डायग्राम बनाते हैं, वो इसको डिस्कस करते हैं, पंगाइए। तो अब आप करोगे क्या, वो या ये, आप दोनों लिख के आओगे। अगर टीचर बोलता है कि शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, तो वो हाइपरबॉलिक होती है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है बच्चे कि यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो स्लिट्स थी वो बच्चे आपके पास कैसे थी, वो बच्चे हमारे पास कैसी थी, रेक्टेंगुलर थी। वो जो स्लिट्स उसने यूज की थी वो रेक्टेंगुलर थी, और इस वजह से जो पैटर्न उसको नजर आया था वो आपके पास ऐसा था। उसके पैटर्न के अंदर देखा गया तो वो स्ट्रेट फ्रिंजेस बनी थी। तो ये बात ध्यान रख लेना बच्चे, अगर रेक्टेंगुलर है S1 और S2 तो शेप कैसे बनेगी, पिन होल है तो शेप कैसे बनेगी, और हाँ आप सोर्सेस को ऊपर नीचे रख रहे हो, साइड पे रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, ये अफेक्ट करता है कि आपको स्क्रीन पे पैटर्न कैसा नजर आएगा। सो यहाँ पर ये चीज याद करने वाली है मेडिकल वाले बच्चों के लिए और नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। बेटा ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए, वरना पिटाई होगी कि हाइपरबोला कर्व आपको आता है कि नहीं आता है। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस